भिवंडी शहर की एक मारूफ शख्सियत मैं शफीक अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। डॉक्टर निसार अंसारी साहब की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अभी हमारे दरमियान स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर सुल्तान मोहिउद्दीन साहब का जोरदार इस्तकबाल करें। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सुल्तान मोहिउद्दीन साहब, 14 गोल्ड मेडल आपने मेडिकल फील्ड में हासिल किए हैं, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। 14 गोल्ड मेडल, और आज हमारे इस कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्टेज की जीनत बने तो ये बात हमारे लिए बाइस फख्र है। साथ ही तशरीफ लाए हैं आबिद मनसब साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं हमारी सोसाइटी के सदर से इल्तिमास करता हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सुल्तान मोहिउद्दीन साहब का इस्तकबाल करें, आपकी खिदमत में मेमेंटो और गुलों का नजराना पेश करें। मैं हमारे कागजी एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल रहीम शेख साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आबिद मनसब साहब का भी इस्तकबाल करें। आबिद मनसब खान साहब, आपका इस्तकबाल है आज की इस मजलिस में। मोहतरम सामीन, कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ये छोटी सी काविश और छोटी सी कोशिश, जिसे हम अपनी कम्युनिटी और अपनी बिरादरी के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने में जो हमारा ताउन कर रहे हैं, मैं इसमें आवाज़ देता हूं यूसुफ मंसूरी साहब। यूसुफ मंसूरी जो मुख्य संपादक हैं हिंद भूमि और हिंद भूमि HBT 24 न्यूज़ और मुंबई स्टाइल के मुख्य संपादक। मैं अब्दुल रहीम शेख साहब से एक बार से फिर दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। HBT 24 न्यूज़ और मुंबई स्टाइल के मुख्य संपादक यूसुफ मंसूरी साहब का आज के इस जलसे में इस्तकबाल खैर मकदम है। आपके साथ तशरीफ रखते हैं हिंद भूमि टाइम्स के स्पेशल रिपोर्टर अभिजीत हीरे साहब का भी आज के इस मजलिस में इस्तकबाल है। मैं दरख्वास्त करता हूं स्टेज पर तशरीफ ले आए और अकील शेख से गुजारिश करूंगा कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। अभिजीत हीरे साहब की खिदमत में हिंद भूमि टाइम्स के स्पेशल रिपोर्टर HBT 24 न्यूज़, आपका इस्तकबाल है। साथ में मौजूद हैं हमारे आज के इस मजलिस में आवाज़ आज तक के रिपोर्टर आदिल अंसारी से दरख्वास्त करता हूं स्टेज पर तशरीफ लाएं। आवाज़ आज तक मुदब्बिर शेख से दरख्वास्त है कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। आदिल अंसारी, आवाज़ आज तक के न्यूज़ रिपोर्टर।
साथ में कैमरामैन शादीन से भी मैं दरखास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। नहीं है शादी। इसके अलावा हमारे दरमियान चंद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ रखती है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के साबिक कॉरपोरेटर इफ्तिखार खान साहब तशरीफ रखते हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और डॉक्टर जुनैद से दरखास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। आजम खान साहब अगर यहाँ मौजूद हैं अंजुमन फाउंडेशन कल्याण से, आप भी। यासर दानिश साहब सेक्रेटरी WPI, बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ीन। आइए हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे दरमियान जो शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं बड़ी मसरूफ़ तरीन शख्सियात हैं। जैसे कि अभी हमें पता चला है कि हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान कैसर खालिद साहब बहुत जल्द रुखसत होना चाहते हैं, तो मैं बिला तमहीद आपको दावत कलाम देता हूं उन 4 मिसरों के साथ कि मैं ज़मी हूँ, मेरा ज़र्फ़ आसमां का है। मैं ज़मी हूँ, मेरा ज़र्फ़ आसमान का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कफस तो मेरे मुकद्दर में था लेकिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। तशरीफ लाए मोहतरम कैसर खालिद साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सर ये एजेंडा देखिए। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, तुम अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और हमारे सामने मौजूद तमाम हमारी माएँ, बहनें और भाइयों, कागज़ी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की आज की ये 8वीं मजलिस है सालाना जलसा इनामात की तकसीम का। भीड़ कम है क्योंकि अच्छी चीज़ों में भीड़ कम ही होती है। हम अगर किसी मार्केट में इस वक्त चले जाएं, आज इतवार का दिन है, किसी सिनेमा हॉल में चले जाएं, तो अल्लाह की ज़ात से मुझे कवी उम्मीद है कि इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि अच्छाई का रास्ता मुश्किल रास्ता होता है, उसमें तकलीफ़ें बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत होती हैं, अमूमन उसमें अट्रैक्शन भी कम होता है, लेकिन ये वही रास्ता है जिस पर चलकर बिलाखिर आपको कामयाबी मिलेगी। आज अगर हम तालीम के मैदान में नज़र दौड़ा दें, भिवंडी शहर मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होगी, यहाँ की 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है। इस शहर की खसूसियत या पहचान क्या है? आप किसी आदमी से बॉम्बे में पूछ लें, भिवंडी का मतलब पावरलूम, बुनकर, यही। बॉम्बे का मतलब पैसा, ऊंचे मकान, महंगी गाड़ी, सारे ऐशो आराम। ये फ़र्क क्यों है? ऐसा फ़र्क क्यों हो रहा है और पिछले 72 साल में ये फ़र्क मिट क्यों नहीं पाया? मुझे लगता है कि ये सवाल अब हमको खुद से करना चाहिए कि हम जहां हैं वहीं क्यों पड़े हैं, हम अपनी जगह क्यों नहीं बदलते। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम कहां हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम वहीं अटके पड़े हैं जहां के हम आज से 50 साल 100 साल पहले थे? कभी हमने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। जो कौम, जो मिल्लत इक़रा से शुरू हुई थी, पढ़, वो आज पढ़ाई में सबसे पीछे। जो कौम और मिल्लत दिन में 5 बार इसलिए नमाज पढ़ती है कि वो अपने रब को याद कर सके, और रब इसलिए नमाज फ़र्ज करता है कि आपको वक्त का एहसास हो, सही वक्त का एहसास हो। आज उसको वक्त का कोई एहसास नहीं है। वो कौम जिसके नबी ईशा के बाद अपने घर में तशरीफ़ ले जाते थे और घर का काम करते थे और घर में रहते थे, आज सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में, चाय खानों में, दुकानों में बैठी हुई नज़र आती है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लौटते हैं।
वो कौम जो पूरी दुनिया को किरदार का नमूना पेश करती थी, आज हम किरदार में सबसे पीछे। जितने मवाली वो हमारे मिल्लत के, जितने ओबाश हमारी मिल्लत के, जेल में सबसे ज़्यादा लोग निस्बतन हमारी मिल्लत के, बुराई में सबसे आगे हम। अंडरवर्ल्ड में 10 नाम ले लीजिए, 2 4 5 तो आपको मिल ही जाएंगे। स्मगलिंग कौन करता था बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या पहचान हमने बनाई है? ये जो हमारी पहचान बन गई है, क्या हमको इस पर शर्म भी आती है क्या? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं, हमें शर्म आती है? नहीं आती है। अगर हमें शर्म आती होती तो हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। आपको क्या विरासत मिली है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके माँ बाप कौन थे, आपके दादा कौन थे, उन्होंने क्या काम किया, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, इसमें आपका कंट्रोल है। और यह गुफ्तगू अब होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम समाज के लिए, दूसरों के लिए कौन सा रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं। वो तमाम भाई लोग जिनको कोई ज़रूरत आन पड़ी है, उनसे गुजारिश है कि बैठ जाइए, सुन लीजिए। शायद इसी गुफ्तगू से कौम का मुक़द्दर बदले। ये ज़रा कड़वी गुफ्तगू है, लेकिन दवाइयाँ अक्सर व बेशतर कड़वी ही होती हैं। और जब दवाई से काम ना चले तो ऑपरेशन करना पड़ता है, जो उससे भी ज़्यादा कड़वा होता है। तो ये वक्त आ गया है कि हम ये सवाल खुद से करें कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी में वो सारा काम किया है जो हमको करना चाहिए था? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना है, अपने लिए ऐशो आराम मुहैया करना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से गुजारना है, कि हमारी समाज के लिए भी कोई जिम्मेदारी है? अभी ज़कात पे बात हुई, मैं और खुश होता अगर सदक़े का भी एक कॉलम होता उसमें, और ये कहा जाता कि इतना पैसा सदक़े में आया है, क्योंकि हम वो कौम हैं जिसमें सदका एक अफजल इबादत माना गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सदका अगर दोगे तो वह आपको बुराइयों से महफूज करता है। आप सामने वाले पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, सदक़े से आप पे आने वाली बलाएं टल जाती हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, और आपके दिल में जो माल के लिए बेहद मोहब्बत है, वो मोहब्बत थोड़ी कम होती है और इंसान की मोहब्बत बढ़ती है। हम सदका कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम ज़कात भी मुश्किल निकालते हैं। मुझे खुशी हुई कि कुछ जगहों से ज़कात आ रही है, बुला के दी जा रही है। यकीनन ये रोल मॉडल है जो इस्लाम ने हमें सिखाया था। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में जबकि तालीम की कोई अहमियत नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि हमने ये सीख लिया कि मेरा बाप अगर ऑटो चला रहा है तो मुझे भी ऑटो ही चलाना है, मेरा बाप अगर मजदूर है तो मैं भी मजदूर ही रहूँगा, वो साइकिल रिपेयर कर रहा है तो मैं भी साइकिल ही रिपेयर करूँगा, वो मोटर मैकेनिक है तो मैं भी मोटर मैकेनिक ही बनूँगा। हमने सपने देखने छोड़ दिए, हमने ख्वाब अपने सारे तोड़ दिए। हम जिंदगी में बेहतर जगह पे जाना ही नहीं चाहते हैं, और हम ये कहते हैं कि साहब हम कैसे जाएंगे, हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी होती है, हमको कौन मौका देगा? भाई साहब, मैदान में जाओगे तब ना दौड़ोगे, इलेक्शन में खड़े होगे तब ना वोट मिलेंगे, घर में बैठे रहोगे तो कौन ला के देगा? तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सोचें कि हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है, और ये जिम्मेदारी अगर आप सोचते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो आप किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप अपने समाज से जो कुछ लिया हुआ है उसी का एक छोटा सा हिस्सा आप वापस करते हैं। हम सबको सोचना पड़ेगा, उसके सिवाय सूरत नहीं बदलेगी। ज़माना बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आप में से जिन लोगों को हवाई जहाज़ से जाने का मौका मिला होगा, आप जब जाते हैं जहाज़ खड़ा रहता है, आप जाके बैठ जाते हैं उसमें, तब उसकी क्या स्पीड होती है? कोई स्पीड नहीं होती, 0 किलोमीटर। वो खड़ा है, दरवाज़ा बंद हुआ, जहाज़ रनवे की तरफ जाता है धीरे धीरे, उसको टैक्सी कहते हैं। 20 किलोमीटर की स्पीड में चलता है, धीरे धीरे जा रहा है। रनवे पे पहुंचा, तेजी से दौड़ता है,
200 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ता है पर आवर, और जैसे ही उड़ता है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है। तो हमारे मुल्क में कुछ लोग 0 की स्पीड में चल रहे हैं, कुछ 20 की स्पीड में चल रहे हैं, कुछ 200 में चल रहे हैं, कुछ 800 में चल रहे हैं। अगर हम 20 की स्पीड पे चल रहे हैं, 20 किलोमीटर एक घंटे में, तो हम 800 किलोमीटर वाले से कैसे मुकाबला करेंगे? हमने कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा है। हमारे लिए तो उठना क्या, सोना क्या, हमारा खाना पीना हो गया, दिन गुजर गया, टीवी सीरियल हमने देख लिया, दोस्तों से गपशप मार लिया, बहुत हो गया जिंदगी। उसके आगे जिंदगी है क्या? हम में से कितने लोगों ने खुद के लिए सपना देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा है। जब हम सपने ही नहीं देखेंगे, हमारे ख्वाब ही नहीं होंगे, तो हम आगे कैसे जाएंगे? अब जाइए छोटे छोटे स्कूलों में, जो अच्छे स्कूल हैं, बच्चों को पूछिए, पूछोगे बेटा क्या बनना चाहते हो, फौरन एक जवाब देगा आपको, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं स्पेस में जाना चाहता हूं, मैं फला करना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। हमारे बच्चे क्या बोलते हैं? सोचा नहीं, सोचा नहीं। हमारे बच्चे जब मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, 10वीं के इम्तिहान देते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है? बच्चा के बच्चे का बाप। बच्चा क्लास के अंदर, एग्जाम सेंटर पे, और बाप चोरी कराने के लिए बाहर, परेशान, अल्लाह मेरा बच्चा कैसे पास होगा। इतनी मेहनत पहले कर लेते तो ये चोरी कराने की जरूरत पड़ते क्या? माएँ हमारी बहुत सारी बैठी हुई है, क्या रूटीन है आपका? आपने आज तक बच्चे को बिठाया पढ़ने के लिए? किताब खोली कभी उसकी? टीचर ने कॉपी में क्या लिखा है देखा? आपको तमाम सीरियल की टाइमिंग मालूम है। खुदा भला करे उस चैनल का जिसने बहुत सारे पाकिस्तानी सीरियल भी शुरू कर दिए थे। अल्लाह इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इसकी उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसकी माँ इतनी बदमाश, उसकी सास ऐसी। यही हमारी जिंदगी है। मेरा बच्चा कैसा, उसका मुस्तकबिल कैसा, इसका कोई लेना देना हमको घर में नहीं है। किसके साथ मेरा बच्चा खेलता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या पढ़ के आया है, कहाँ उसको परेशानी हो रही है, टीचर ने उसको क्या पढ़ाया, कुछ नहीं देखते हम। और कहते बच्चा सुनता कहाँ है, बात से बाहर हो गया है। आपने एक किसान को देखा है क्या? जब उसको फसल पैदा करनी होती है तो क्या करता है? पहले खेत को जोत के उसको बराबर करता है, उसकी सतह को बराबर करता है, मिट्टी को मिलाता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर उसमें जो भी जंगली पेड़ पौधे उगते हैं उसको निकालता है, उसकी परवरिश करता है, निगहदाश्त करता है, जाके खेत को देखता है कि कोई जानवर तो उसको नहीं चर गया, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, तब जाके फसल पैदा होती है। बच्चा तो हमारी खेती है, वो तो अपने आप से नहीं टपका था ना, उसको हम लेके आए हैं। हमने इस खेती पे कभी ध्यान दिया आज तक? एक ही बार ध्यान देते हैं जब उसको मोटरसाइकिल चाहिए, तब बहुत ध्यान रहता है कि बच्चे को मोटरसाइकिल लाके देना ईमान का आयन हिस्सा है, नहीं तो हम जहन्नमी हो जाएंगे। हमारी गिरफ्त हो जाएगी कयामत में कि बच्चे को मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिए थे। क्योंकि मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो कर्तव्य कैसे दिखाएगा, वो आवारा कैसे बनेगा, वो घूमेगा कैसे। स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं देते हैं, घूमने के लिए देते हैं। हम वो कौम हैं जो पैसे का ये मसरफ आजकल इख्तियार किए हुए हैं। अब ऐसी सूरत में क्या इलाज होगा, क्या सपने देखेंगे, कहाँ जाएंगे? दोस्तों, वालिदैन को सोचने की ज्यादा जरूरत है। वालिदैन नहीं सोचते। हम अपने बच्चों को, आप किसी मोहल्ले में चले जाइए भाई, जहां से अच्छा कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, उनको देखिए वो कैसी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, कैसे काम करते हैं लोग। ऐसा नहीं होता कि एक घर में कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, ऐसे हवा में नहीं पैदा होता है। जाके देखो कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं बच्चे पे, बचपन से बड़े होने तक। एक साहब हमको एक बार कहने लगे, मैं एडिशनल कमिश्नर था ईस्ट रीजन में, बॉम्बे में,
वो शिवाजी नगर गोंडी एरिया में मैं कैंप ले रहा था नशा के खिलाफ। खुदा खैर करे, अपने मोहल्ले में नशे की भी बीमारी वैसे ही है, जैसे कि ये भी ईमान का एक जुज हो, एक हिस्सा हो। जैसे हवा और पानी इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वैसे नशा भी ज़रूरी है। अब तो हमारा ये हाल होता जा रहा है। तो मैंने वो कहने लगे कि साहब यहाँ पे नशे की बड़ी प्रॉब्लम है। बकरीद का वक्त था जब ये हम कर रहे थे, तो हमने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ नशा अगर बढ़ रहा है तो जिम्मेदार कौन है। आपने कभी जो नशा बेचते हैं उनकी लिस्ट देखी है क्या? उनके नाम कभी सुने हैं? आपका चेहरा शर्म से झुक जाएगा। ये सारे मिल्लत के लोग हैं, ज्यादातर उसमें से। मुझे अफसोस होता है। तो हमने उनको पूछा, एक छोटी सी मिसाल मैं इसलिए देना चाहता हूं कि शायद ये बात असर कर जाए। हमने कहा कि बकरीद के लिए बकरा लिए हो? कहने लगे हाँ साहब लिया है। तो हमने कहा अपना रूटीन बताना जरा, तुम्हारा रूटीन क्या है? सुबह जब घर से बाहर निकलते हो, काम पे जाते हो, तो उस बकरे के लिए क्या करते हो? तो बोला उसको चारा डालता हूं ना, उसको पानी पिलाता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि जानवर सेहतमंद होना चाहिए, तभी कुर्बानी जायज होगी। मैंने कहा जब लौटते हो तो क्या करते हो? बोले वापस जाके बकरे को देखता हूं, पूछता हूं कि दिन भर में दाना पानी दिया कि नहीं दिया इसको, फिर उसको चारा देता हूं, उसको प्यार करता हूं। तो हमने पूछा कि कभी अपने बच्चे को ऐसा किए कि बेटा स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया, क्लास में तुमको कौन सी परेशानी आई, कौन सी बात समझ में नहीं आई, होमवर्क क्या मिला है? पूछा कभी? हम में से कितने लोग पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। वो तो मास्टर का काम है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह किस लिए देती है? वो पढ़ाएगा। आपका बच्चा अच्छा बने या बुरा हो जाए, उससे उसको क्या लेना देना है? उसके तो हर साल 100, 200, 400 बच्चे आते रहते हैं स्कूल में और निकलते भी रहते हैं। बच्चे की परवरिश करना टीचर का नहीं, हमारा काम है, खानदान वालों का काम है। और खानदान